जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज हम आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, लखीमपुर या फिर बिजनौर। बताना है आपको कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सोनभद्र। क्या होगा? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा सोनभद्र। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? जनवरी 2008, फरवरी 2008, नवंबर 2008 या फिर दिसंबर 2008। तो आपको बताना है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। क्या बताना है? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? तो आप गंगा लगाएंगे। आपको कमेंट में बताना है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। देखते हैं किस किस को पता है। तीसरा प्रश्न है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? प्रतापगढ़, प्रतापपुर, मवाना या फिर बलरामपुर। तो 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? कहां स्थापित की गई थी? तो प्रतापपुर में। कहां पर? तो प्रतापपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? बाला साहेब गंगाधर खेर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या होगा? तो मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य की नीति, निर्देशक सिद्धांत या फिर राष्ट्रीय ध्वज। तो निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है प्रस्तावना को। किसे? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता नहीं है ये क्या होगा? तो याद रखेंगे, जो राइट आंसर होगा द्विस्तरीय सरकार होगा। क्या? तो द्विस्तरीय सरकार ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, जबकि लिखित और विस्तृत संविधान भारत का एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय सरकार। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में, 26 जनवरी 1931 कोलकाता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में या फिर 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था कहां पर? तो 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। याद रखना है। अगला है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? कई बार आपसे हमने जो है आपको हमने बताया है 1924 हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी केवल एक बार। कब? तो 1924। अगला है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? याद रखना है किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है,
उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? टाइम लेना है नहीं, 24 जनवरी होगा। कब? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो गोविंद वल्लभ पंत, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव, टीएन सिंह। बताना है कि इनमें से कौन है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो नित्यानंद स्वामी होगा। क्या? तो नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन हैं? बिलांजलि और अनूप वन, पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय कंटक वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पूछा गया। कहां पर? तो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय कंटक वन हो जाएगा। कैसे वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय कंटक वन याद रखना है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वनावरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा एमपी। क्या होगा? तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होने वाला है। याद रखना है, गलती नहीं करना है। 14 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार हो जाएगा कहां पर? तो राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। अगला है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? अभी आपको हमने बताया एमपी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर से नेता थे कौन? तो याद रखना, ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। कौन? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता थे कौन? याद रखना है, गलती नहीं करना है। नाना साहेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, वी.आर. अम्बेडकर, सीताराम राजू। तो निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? तो अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र। कौन? तो निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? तो बाबा रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जनसंख्या की दृष्टि से जो हो जाएगा कौन सा होगा? तो प्रयागराज होगा। क्या? तो प्रयागराज होगा। और आप में से जो भी अभी प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ डेली जुड़िए, विश्वास रखिएगा। जितना प्रैक्टिस सेट हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हुबहू प्रश्न मिलना आपके एग्जाम में तय है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली जुड़ना है। इसकी पीडीएफ हम आपको फ्री एग्जाम जोन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करवाते हैं, तो जरूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला है कि 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता किसमें हो जाएगा? तो रामपुर में। कहां पर? तो रामपुर में। अगला है, 2011 के अनुसार निम्न से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या फिर ललित? तो उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला सही उत्तर हो जाएगा महोबा। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा महोबा। अगला है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर हंटर आयोग ने अधिक बल दिया था। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे 10 मई 1857 को। कब? तो 10 मई 1857 को। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 20 1857, 1935 या फिर 1842 में? तो सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। अगला है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? तो किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड हो जाएगा। क्या होगा? तो एनफील्ड। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ? पंजाब। क्या होगा?
तो निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो पंजाब को। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? तो याद रखेंगे, जो सही उत्तर हो जाएगा स्वामीनाथन को। किसे? तो एमएस स्वामीनाथन को। जब क्लास स्टार्ट हो तो आप अपनी कॉपी में 1 नंबर से शुरू करिए और 50 नंबर तक लिख लीजिए। जो प्रश्न आपका सही हो उसको आगे सही का टिक करें और जो गलत हो उसके आगे गलत का टिक करें, जो सही हो उसके आगे सही का टिक करें। फिर बाद में देखिए अपना स्कोर चेक करिए कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे। झूठ नहीं बोलना है, जो आपका एक्चुअल स्कोर है उसे ही बताना है। अगला है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किए जाने वाला रंगा बिरंग मेला है। तो ये जो मेला है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, कुंभ मेला आपको पता है प्रयागराज में लगता है, गंगा मेला, नौचंदी मेला, सिकरी मेला। तो मेरठ में जो मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है? तो मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। कौन सा? तो मेरठ में लगता है नौचंदी मेला, याद रखेंगे। अगला है, महोदय किसका पुराना नाम है? प्रयागराज, खजुराहो, कन्नौज या फिर पटना। तो महोदय किसका पुराना नाम है? किसका पूछा गया है? तो महोदय किसका पुराना नाम है? सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज का। किसका? तो राइट आंसर होगा कन्नौज का। बहु बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर अयोध्या। तो बहु बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहु बेगम का मकबरा अयोध्या में स्थित है। कहां पर? तो बहु बेगम का मकबरा जो स्थित है ये अयोध्या में स्थित है। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ या फिर फतेहपुर सीकरी। तो रूमी दरवाजा स्थित है कहां पर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। तो रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। कहां पर? तो रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17, 2002 से 7, 2007 से 12, 1997 से 2002। आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से। ऐसे 5 साल चलती है। तो आप लोग देख लें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012 तक। कब से कब तक? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012 तक। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? रोलिंग प्लान पूछा गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान लागू हुआ था? तो रोलिंग प्लान लागू हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान लागू हुआ था। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गार्डविन योजना के नाम से भी जाना जाता है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर 5वां। तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गार्डविन योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा। दिया हुआ है तो तीसरा ही होगा। क्या होगा? तो तीसरा होगा। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक जो कार्यकाल होगा ये कितना होगा? तो 5 वर्ष होगा। कितना? तो 5 वर्ष होगा। अगला है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएंगी कौन? तो सरोजिनी नायडू। कौन? तो सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी लगाएंगे। राज्यपाल पूछेगा तो सरोजिनी नायडू और जब मुख्यमंत्री पूछेगा तो आप लगाएंगे सुचेता कृपलानी। निम्न में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? आलू, चावल, गन्ना या फिर गेहूं। तो अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है कौन सी फसल? तो आलू। क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो आलू। अगला है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम बताइए। क्रिएटिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन होगा। अगला है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो जो राइट आंसर जाएगा ये होगा प्रोटीन। क्या होगा?
तो मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो प्रोटीन हो जाएगा। सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज? तो सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। खादर और वांगड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो खादर और वांगड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर और वांगड़ जो मिट्टी हो जाएगी ये किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। कैसी? तो खादर और वांगड़ जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। कैसी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी से होता है? सिल्ट मिट्टी, मटियार मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, उपयुक्त सभी? तो मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी से होता है? किस प्रकार की मिट्टी से होता है? तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। सिल्ट मिट्टी से भी, मटियार, दोमट मिट्टी से भी और बलुई मिट्टी से भी। अगला है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ, कानपुर? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है ये वेलूर मठ में है। कहां पर है? तो वेलूर मठ। अगला है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी विवेकानंद? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चारलू, बाल गंगाधर तिलक? तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो केसरी अखबार की स्थापना की थी किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती? तो निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? कमेंट में बताना है कि कुल कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल से लगती है महाराजगंज। इनमें से किसकी? तो महाराजगंज की, याद रखेंगे। अगला है निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली, औरैया, महोबा या फिर एटा? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हो जाएगा कौन सा जिला? तो महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? कपास, एक धान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किसके द्वारा की जाती है? तो गेहूं की फसल की हेरफेर की जाती है किसके द्वारा? तो धान के द्वारा। किसके द्वारा? तो उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो धान से। अगला है पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? खरबूजा, खीरा, टमाटर या फिर तरबूज? तो पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज जो है ये खरबूजा की उन्नत किस्म है। किसकी? तो पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो खरबूजा की। अगला है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो भारत में आमों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये अपना उत्तर प्रदेश है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों 50 प्रश्न थे जिनका हमने ताबड़तोड़ रिवीजन करवाया। तो आप लोग बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।